हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन लोग के लिए जो ज़्यादातर फास्ट फूड पसंद करते हैं, जैसे कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये सब जो ज़्यादा पसंद करते हैं या चटपटी चीज़ें जो पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग उसको ध्यान से इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे और जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे उसको अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सारांश को हम देख लेंगे। सारांश इस प्रकार से है: 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है। दक्षिण भारत का इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रमन, रसम दक्षिण भारत में ही नहीं उत्तर भारत में भी पूर्णतः उपलब्ध है और उत्तर भारत के ढाबे व उनमें उपलब्ध रोटी, दाल, साग पूरे देश में मिलेंगे। फास्ट फूड का चलन भी कम नहीं है। बर्गर व नूडल्स भी सभी स्थानों पर खाए परोसे जाते हैं। आलू चिप्स, गुजराती ढोकला, गुजिया तथा बंगाली मिठाई सब जगह पर समान रूप से मिलने लगती है। सभी प्रदेशों में व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं, जबकि पहले यही प्रांत की विशेषता होते थे। ब्रेड जो पहले केवल अमीरों के घर में ही आती थी, नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती थी। नई पीढ़ी पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानती थी, लेकिन अब यह वर्ग नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानना और स्थानीय व्यंजन जो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। शहरी जीवन की भागम भाग व महंगाई के कारण आज उन्हीं देसी विदेशी व्यंजनों को अपनाया जा रहा है जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। देश विदेश के व्यंजनों का चलन होने से खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास आए हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। कई व्यंजन जो सामान्य रूप से मिला करते थे वे आज 5 सितारा होटल में भी मिलने लगे हैं। उत्तर भारत की पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ व सब्जियों से बने समोसे अब बाज़ारों में गायब होते जा रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों को हम छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिम के जो पदार्थ स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के लिए है उन्हें अपनाते जा रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार अति आवश्यक है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीज़ों का वास्तविक स्वाद नहीं ले पाते। आज आधुनिकता के दौर में खान पान की मिश्रित संस्कृति बढ़ती जा रही है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम समयानुसार उनकी जांच करते रहें। तो आज ये हमारे क्लास 8 का हिंदी चैप्टर मंजरी का लास्ट चैप्टर है। आज यहाँ पे ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके अच्छे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपके खान पान के तरीक़ों के लिए, आपकी संस्कृति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उस प्रकार से भी इस लास्ट चैप्टर आपका है, उस प्रकार से आप अपने भी शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर, खान पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न अभ्यास से कुछ करने को। प्रश्न पहला बनता है, आपको जो व्यंजन अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है उसकी निर्माण विधि लिखिए तथा चित्र बनाइए। उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें। उदाहरण के लिए नीचे एक व्यंजन खीर का निर्माण विधि दी जा रही है, क्योंकि यह लगभग सभी बच्चों का पसंदीदा व्यंजन है। तो आप सभी को क्या करना है बच्चों, खीर बनानी है अपने घर पे। कैसे बनाएंगे उसकी यहाँ पे विधि दी जा रही है और जो खीर बनाएगा उसका फ़ोटो खींच करके अपने जो आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर सेंड करेंगे। और बनाने की तरीका यह है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ लगेंगी खीर बनाने के लिए, जबकि बहुत लोगों को खीर पसंद होता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। और जिसको पसंद हो ज़रूर बनाएगा, जिसको नहीं पसंद है तो क्या बना सकता है, हलवा भी बना सकता है, जो भी पसंद है वही बना सकता है।
लेकिन उसका फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजेंगे कि हमने ये बनाए थे। तो आवश्यक सामग्री क्या है, चावल 100 ग्राम पड़ेगा, शक्कर 150 ग्राम, फुल क्रीम दूध, यानी कि दूध की बात की जा रही है, ज़रूरी नहीं कि उसमें क्रीम हो ना हो, अगर क्रीम हो तो बढ़िया है, वो मतलब वही जो तुम हम लोग गाँव में कहते हैं साड़ी साड़ी, उसी की बात की जा रही है। 1 लीटर होना चाहिए दूध। काजू कितना होना चाहिए, 1 बड़ा चम्मच कटे हुए काजू ले लीजिएगा, किशमिश ले लीजिएगा 1 बड़ा चम्मच होगा। मखाना जो जानते हैं, जो लावा हम बोलते हैं गांव में, तो लावा ही बोलते हैं, जो उसको बोला जाता है मखाना, उसको आधा कप लीजिए, काटे हुए काट दीजिएगा बीच बीच में। इलायची, जो छोटी वाली इलायची होगी उसकी, बड़ी वाली इलायची ना लीजिएगा, जो छोटी इलायची होगी, कितना होगी 5 पीस लेंगे और उसको पीस लेंगे उसके। अब बनाएंगे कैसे, खीर बनाने की विधि। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले चावल को पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें। जो चावल हमारा होगा उसको पानी में भिगो दीजिएगा, कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए। भीगने के बाद चावलों को एक बार धो लें, फिर उसे मिक्सर में दरदरा पीस लें। थोड़ा सा उसको मिक्सर में क्या करेंगे, दरदरा पीसेंगे, इतना ना पीसेंगे कि वो एकदम पूरा आटा वाटा हो जाए, बस थोड़ा सा पीसेंगे। अगर नहीं पीसना तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, पीसे नहीं। आप एक बड़े भगोने में दूध लेकर मीडियम आंच पर चढ़ाएं। जो एक भगोने में जो हमने दूध लिया था उसको क्या करेंगे, मीडियम आंच पर, जो हमारा आंच होना चाहिए मीडियम रहना चाहिए, या तेज़ नहीं होना चाहिए। जब दूध उबलने लगे तब उसकी आंच कम कर दें। जब दूध उबलने लगा उसका आंच क्या करेंगे, कम कर देंगे। उसमें पिसे हुए चावल डाल दें। अगर पिसा हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं पिसा तो जैसा चावल है वैसे डाल दीजिए आप। दूध को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें। इसको क्या करेंगे, जो दूध हमारे चावल इसमें जब डाल देंगे तो धीरे धीरे थोड़ा चलाते रहेंगे कुछ टाइम में। 10 मिनट तक पकाने के बाद, अब 10 मिनट उसके पकाने के बाद क्या करेंगे, दूध में चीनी, मेवा, इलायची डाल दें। मेवा का मतलब जो हमने जो मिक्स क्या नाम है, काजू लिया था, किशमिश लिया था और हमारा मखाना था, ये सब क्या करेंगे, मुनक्का नक्का जो था उसमें डाल देंगे। अब इलायची जो हमने पिसी थी उसको भी डाल देंगे। अब धीमी आंच पर पकाएंगे। जब चावल अच्छी तरह पक जाएगा, आप चावल को चेक कर सकते हैं हाथ से दबा करके, अगर पक जाएगा और मेवे मुलायम हो जाएं, जो मेवे डाले गए थे मुलायम हो जाएंगे, जो इलायची वो क्या नाम है हमारी किशमिश जो भी फूल जाती है वो सब मुलायम हो जाते हैं, तब क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब आपकी खीर बनकर तैयार है। अब इसमें इलायची पाउडर मिलाइए और थोड़ी ठंडी होने पर परोस कर आप चटपटा एकदम पूरा स्वादिष्ट मीठा एकदम खीर खाइए। और खीर खाने से पहले इसको फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिएगा, ठीक है। और ये करेंगे ज़रूर, आप इसको अपने घर पे ज़रूर बनाएंगे एक बार, चाहे जैसा बनेगा। थोड़े अगर जहाँ पे 1 लीटर नहीं मिलता दूध तो आप आधे लीटर में बना सकते हैं, आधा सामान कम कर दीजिए। जितना बनेगा सामान है उतनी सामान से बनाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, फास्ट फूड अब शहरों के अलावा गांव के गली मोहल्लों में भी मिलने लगा है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अथवा लाभदायक, इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। तो आपको क्या करना है, कक्षा में वाद विवाद करनी है, तो अभी क्लास तो चल ही नहीं रही है, कैसे वाद विवाद करेंगे। तो जो आपका ग्रुप होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं वाद विवाद, या अपने घर में जो आपके छोटे या बड़े दोस्त होंगे या गाँव आप खेलते कूदते हैं उनके सामने इसके विषय में बात कर सकते हैं कि जो हमारा फास्ट फूड है, जो हम लोग बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जो चाउमीन खाते हैं, पास्ता वास्ता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही लाभदायक है, उसके बारे में आप कर सकते हैं। तो उत्तर में हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थी निम्न बिंदुओं का पर फास्ट फूड पर कक्षा में विचार विमर्श कर सकते हैं। पहला यहाँ पे है फास्ट फूड के फ़ायदे। क्या क्या है फ़ायदे फास्ट फूड से, मिलने में सुविधाजनक है और समय की बचत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये आसानी से मैगी बनाते हैं, 2 मिनट में बन जाती है और आसानी से दुकानों पे मिल जाती है। जाकर 5 रुपये में उठाया ले आएंगे, 10 रुपये में लेकर आ जाएंगे, बन जाएगा। चाउमीन ले आएंगे, क्या नाम, पास्ता लेकर आएंगे, उसको भिगो देंगे, बना के बहुत जल्दी बन जाएगा। बनाने में सुविधाजनक होता है और क्या हमारे समय की बचत होती है, इसलिए क्या है ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। फास्ट फूड से नुकसान क्या है, मोटापे की समस्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे विश्व के लिए, पूरे इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में मोटापे की समस्या सबसे ज़्यादा है। जब मोटापा होगा कहीं ना कहीं जो हमारे हृदय की नलियाँ हैं कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होंगी, जो तेल ज़्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उसमें वसा होती है, फैट होता है, वो जा कर के उसमें सिराओं धमनियों में जाके फंस जाता है, तो हमारे
हृदय की बीमारी बढ़ने का खतरा हो जाता है, जिससे हमारा हृदय हार्ट अटैक हो सकता है। जब तेल खा रहे हैं, हमारा खून जब आगे बढ़ेगा नहीं, ब्लड आगे बढ़ेगा नहीं, प्रेशर पंप नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय रुक सकता है, हृदय बंद हो जाएगा धड़कना, और हृदय लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप लोग कई बार सुनते होंगे कि उनकी हार्ट अटैक यानी हृदयघात से मृत्यु हो गई। तो ये कहीं ना कहीं जो फास्ट फूड होते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इससे हमारे कैंसर का खतरा बना रहता है, जिसकी कोई इलाज नहीं है। जब किसी को कैंसर हो जाता है, समझ लो उसको 99% चांसेस होते हैं कि वो बचेगा नहीं। 1-2% चांस है कि मतलब बच सकता है। जैसे कि आपने युवराज सिंह को देखा है, अभी हाल ही में देखा कि इमरान खान थे जो एक्टर थे, उनकी मृत्यु हो चुकी कैंसर की वजह से। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ बच भी जाते हैं, तो उनका कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे अपवाद भी रहते हैं ना। डायबिटीज़ हो जाती है, इसको हम मधुमेह बोलते हैं, या अब सुनते होंगे शुगर हुआ, शुगर बहुत है, ये भी ज़्यादा है। किसकी वजह से होता है? फास्ट फूड की वजह से। चावल नहीं खाना होता है, इसमें नमक तेल मीठा तो कुछ खाने नहीं होता है। तीसरा है तनाव, थकान। आपको तनाव रहता है, टेंशन रहता है, थकान रहती है, थोड़ा बहुत काम करेंगे थकने लगेंगे, और आदि बीमारियों का खतरा बना रहता है। इस प्रकार से फास्ट फूड हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। भले ही सुविधाजनक है मिलने में और समय की बचत करता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस पर आप चर्चा कर सकते हैं अपनी क्लास में। प्रश्न नंबर 2, खान पान के निर्माण से लेकर भोजन ग्रहण करने तक की प्रक्रिया में स्वच्छता तथा सफाई की जो बातें ध्यान देने योग्य हैं उन्हें लिखिए। सबसे पहले बात तो यहाँ पे स्वच्छता की बात हुई है। तो अभी खाने पीने से पहले या कोई भी काम करने से पहले अगर कोई चीज़ है तो आप हाथ ज़रूर धुलें। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कोविड-19, तो ये कोरोना भी कहीं ना कहीं इसमें भी कहा जाता है कि आप दिन भर में 4-5 बार हाथ धुलते रहें साबुन से। जो भी डिटर्जेंट पाउडर जो भी है उसको अपने हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, अल्कोहल से करिए, जो भी मिले उससे करते रहिए। तो इसी प्रकार से आपको खाने में भी स्वच्छता रखना है। खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, खाना जो भी सब्जियां धुलना उलना सब कुछ ध्यान से उसको सफाई से करना होता है। तो इसी के बारे में इसका उत्तर लिखना है। तो पहले उत्तर में लिखेंगे खाना बनाने से पहले, खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। रसोई की साफ़ सफाई विशेष तौर पर करनी चाहिए, हमेशा अपनी रसोई की साफ़ सफाई करते रहिए। सिंक जो होता है हमारा वॉश बेसिन होता है, उसमें क्या करते हैं, जो उसमें हम हाथ धुलते हैं, या सिंक में इसमें हम अपने बर्तन धुलते हैं। आज देख रहे हैं किचन में सिंक लग रहता है आदि जैसी जगहों पर नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कीड़े उड़े आ जाते हैं। तो इनका नियमित रूप से केमिकल द्वारा सफाई करनी चाहिए। खाने की किसी भी वस्तु को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं उनको खुला नहीं रखें। कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखना चाहिए। जो कच्चे हैं उसको अलग, पके हुए जो खाने हैं उसको अलग। खाना पकाने तथा खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों, फ्रिज, ओवन आदि को भी साफ रखना चाहिए। जैसे हम अपना फ्रिज होता है उसमें खाना रख देते हैं, बर्तन में रखते हैं, ओवन में रख देते हैं, उसमें हम खाने से ब्रेड नहीं पकाते हैं, देखते होंगे आप, उसको ओवन कहते हैं, जिसमें वो गर्म हो जाता है खाना। तो ओवन में खाना अगर रखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसको हमको साफ रखना चाहिए। कभी भी गीले बर्तनों को रैक में नहीं रखना चाहिए। जो गीले बर्तन होते हैं, हम रैक बनवा रहते हैं आजकल किचन में, तो हम उसको, जो गीले बर्तन है उसको कभी भी रैक में नहीं रखना चाहिए। ना ही बिना सुखाए डिब्बे आदि के ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। ताज़ी सब्जी फलों का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग में आने वाले मसाले, अनाजों तथा अन्य सामग्री का भंडारण सही तरीके से करना चाहिए। जितने भी भंडारण सामान अनाज हैं उनका भी सही तरीके से भंडारण करना उचित है। तथा एक्सपायरी डेट वाली वस्तुओं का पर तारीख अवश्य देखें। जो भी चीज़ें एक्सपायर होती हैं, जिनका एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, उन चीज़ों को ख़रीदने से पहले आप ज़रूर देखेंगे कि उनका डेट एक्सपायरी है कि नहीं, यूज़ खाने योग्य है कि नहीं, वो चीज़ को आप ध्यान ज़रूर देंगे। बहुत ज़्यादा तेल मसाले से बने भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। खाने की सही तापमान पर पकाना चाहिए। जो खाना हमारा होता है सही टेम्परेचर पे, जो हमारा तापमान होना चाहिए सही टेम्परेचर होना। ये नहीं कि हम कभी लो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें, बहुत धीमा कर दें, तो आराम से पकाए, कभी तेज़ करके पका दें जल्दी में। तो एक टेम्परेचर होना चाहिए, उनके लिए टाइम भी लगता है कि पकने में इतनी देर में लगता है, तो उनके टेम्परेचर समान टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे खाना पकाना चाहिए। खाने को पकाना चाहिए, और ज़्यादा पकाकर सब्जी आदि के पौष्टिक तत्व, और ज़्यादा अगर पका देते किसी चीज़ का तो उसका जो सब्ज़ी का पौष्टिक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं चाहिए, कम ही पकाना चाहिए।
साथ ही ओवन का प्रयोग करते समय तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। हमेशा अपने आप कोशिश करिए जो खाना बनाएं वो ख़त्म हो जाए फिर हम ताज़ा भोजन बना के खाएं, यानी कि एक ही बार बना के रख ले, सुबह शाम वही खाते रहें। खाना पकाने तथा पीने के लिए साफ़ पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों तथा फलों को अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। खाना पकाने के लिए सोयाबीन, सनफ्लावर का मतलब सूर्यमुखी होता है, जो सूर्यमुखी देखते होंगे अपने लगाया हुआ है, मक्का जानते हैं, या ऑलिव ऑयल का प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो हमारे जो खाना पकाने के लिए तेल हम यूज़ करते हैं, तो जो सोयाबीन का तेल होता है ये अगर मिल जाए, सनफ्लावर का मिल गया, सूर्यमुखी का, मक्का का तेल मिल गया या ऑलिव ऑयल का तेल मिल गया, तो इन सब का, इसको हम जैतून का तेल बोलते हैं, ऑलिव ऑयल को, इनका अगर तेल मिलता है तो इन सब तेलों का हमें प्राथमिकता है, सबसे पहले इनको लगाना चाहिए। इनको यूज करना चाहिए। खाने में शक्कर तथा नमक दोनों की मात्रा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हमेशा आप शक्कर कम यूज़ करें, नमक कम यूज़ करें। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक तथा आर्टिफिशियल शक्कर से बने जूस आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल देखते होंगे डिब्बे में आर्टिफिशियल जूस बन के आता है, उसको आप केवल वो पाउडर के रूप में रहता है, उसको पानी में आप घोलिए और उसके बाद जूस बन जाएगा, जैसे आके आप जूस पीते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल रहता है, उसका पाउडर बनाकर उसमें केमिकल डाल के बनाया जाता है, तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक जो होता है आपको नहीं पीना है। रात का खाना जितनी जल्दी हो खा लेना चाहिए। रात का जो खाना होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाना चाहिए, ये नहीं कि 12-1 बजे रात में खाना खाएं। अगला प्रश्न है निबंध से। निबंध से पहला प्रश्न बनता है, स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी क्यों आई? जो स्थानीय व्यंजन थे हमारे, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, सब बनाने में क्यों कमी आ गई? उत्तर में लिखेंगे, एक प्रांत का व्यंजन दूसरे प्रांत में आसानी से मिल जाता है। ये विधि व्यंजन लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए स्थानीय व्यंजनों की मांग कम होने लगी, फलस्वरूप इन्हें बनाने में कमी आई। देखते हैं कि आजकल प्रेजेंट टाइम में हम लोग डोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा क्या क्या बना डालते हैं, इडली, सांभर, ये सब बना डालते हैं ना। ये सब क्या है कि पहले हम लोग को यहाँ नहीं मिल रहा था, इसके सामान नहीं मिलते थे, अब लेकिन ये सब जगह प्रेजेंट हम लोग को प्रेजेंट टाइम में मिल जाता है। जाते हैं दुकान पे लेके आ जाते हैं, तो इस प्रकार से सामान मिल जाती है, तो क्या करते हैं हम उसको आसानी से बना लेते हैं। लेकिन पिछले समय में क्या था, ये सब आसानी से नहीं मिलते थे, तो उस समय की स्थानीय उन चीज़ों जगह पे हम जब खाते थे तो हमको वो स्थानीय होती थी, सब लोग उसको ज़्यादा ध्यान पे बनाते थे, अपना जो यहाँ पे जो मिलता था उसको बनाते थे स्थानीय व्यंजन। अभी जब मिलने लगे तो स्थानीय व्यंजनों की मांग कम हो गई, लोग ये ज़्यादा खाने लगे, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करने लगे और स्थानीय व्यंजन की मांग कम होती गई, इसके कम बनाने में कमी आई इसकी वजह से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आज़ादी के बाद से नौकरियों तबादलों का नया विस्तार हम किस रूप से देखते हैं? उत्तर में लिखेंगे, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ उसे हम इस रूप में देखते हैं कि उनके कारण खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के वक्त बच्चों की टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू आती है। प्रश्न नंबर 3, खान पान के द्वारा राष्ट्रीय एकता का बीज किस प्रकार अंकुरित होता है? उत्तर में लिखेंगे, हम विभिन्न प्रांतों के निवासी खान पान के माध्यम से भी एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखिए तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज मिल सकते हैं। स्थानीय व्यंजनों की पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों है? पुनरुद्धार की आवश्यकता क्या है? स्थानीय व्यंजनों के उत्तर में लिखेंगे, विभिन्न प्रांतों के विविध व्यंजन आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी आती जा रही है। स्थानीय व्यंजन प्रांत विशेष की पहचान होते हैं, वहाँ की संस्कृति के परिचायक होते हैं, उनका लुप्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है, अतः प्रांतीय व्यंजन का पुनरुद्धार जरूरी है। प्रश्न नंबर 5, हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? उत्तर में लिखेंगे, खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति यूँ तो हमें कुछ चुनने का अवसर देती है, परंतु हम उनको लाभप्राय नहीं उठा पाते। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और हमें एक ही प्लेट में कई तरह
के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्राकृतिक वाले व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद गड़मड़ हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ लिखा होना चाहिए, गड़बड़ हो जाता है। और हम कई बार असली चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। तो आप देखते होंगे प्रेजेंट टाइम में, आप देखते होंगे बफर सिस्टम चल रहा होगा खाने के लिए। पार्टियों में जाते होंगे तो इतना ढेर सारे आइटम बने होते हैं, तो वो समझ नहीं आता है कि कौन सा आइटम मुझे खाना है। तो जितने भी आइटम रहते हैं सबको क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके ले लेते हैं। जब वो सभी मिक्स हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कौन किसका स्वाद है, कौन किसका स्वाद है। उसी में लपेट जाते हैं तो समझ नहीं आता कौन सा असली स्वाद है, कौन चीज़ का स्वाद आ रहा है, जिसमें सब कुछ क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, मिक्सअप हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ तथा हानियाँ लिखे हैं। जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है उसके लाभ और हानियाँ में लिखनी है। सबसे पहले हम डालेंगे उत्तर में खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ। तो लाभ जो है, खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण हम विविध प्रांतों के विविध व्यंजनों को खाने का आनंद ले पाते हैं। हमारे पास अब खाने की अनेक वैरायटी हैं। हम अपनी पसंदीदा वस्तुएं आसानी से बाज़ार से प्राप्त कर सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। इसमें हम एक ही खाद्य पदार्थ को बार बार खाने की बोरियत से बचे रहते हैं और भोजन के प्रति हमारी रुचि बनी रहती है। खान पान की मिश्रित संस्कृति राष्ट्रीय एकता में भी सहायक है। जब विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति एक दूसरे के प्रांत का भोजन पसंद करने लगते हैं तो उनके बीच आत्मीयता उत्पन्न होती है। वे एक दूसरे की संस्कृति, रहन सहन, भाषा, बोली आदि के तौर तरीकों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। उत्तर में लिखेंगे, पहला प्रश्न यहाँ पे सु बी तथा प्र उपसर्गों का प्रयोग करके दो शब्द बनाएं। तो यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, जिसमें हमें 3 शब्दों का 3 वर्ड हमको दिए गए हैं, जिनके 3 वर्डों का उपयोग करके हमें जो उपसर्गों का उपयोग करके हमें क्या करना है, शब्द बनाने हैं। तो पहला जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है शू। शू का उपयोग करके हमें किसी शब्द में जोड़ करके क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो शू में अगर हम विचार जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, सुविचार, यानी कि एक शब्द बन गया हमारा सुविचार। दूसरा अगर शब्द में सु जोड़ देंगे, व्यवस्थित में अगर हम जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थित। इसी प्रकार से सु उपसर्ग से बने 2 शब्द कौन कौन से हो गए, सुविचार और सुव्यवस्थित। इसी प्रकार बी उपसर्ग से 2 बने शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, विचार, एक विचार, दूसरा हो जाएगा विशेष। तीसरा उपसर्ग है प्रा से हमारा 2 शब्द कौन बनेगा, एक प्राकृतिक बनेगा और दूसरा बन जाएगा प्रसार। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे उपसर्गों से बना शब्द 2 लिखे गए हैं, आप नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2, जब किसी शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए उसी के समान दूसरा शब्द लगाया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। शब्द युग्म कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करके विलोम शब्दों, समानार्थी शब्दों के से सार्थक से निरर्थक शब्दों से शब्द युग्म बनते हैं। समय दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बार बार, देशी विदेशी, दिए गए शब्दों में उचित शब्द युग्म बनाए गए हैं। तो जो हमारा बीच में एक लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं हम क्या, योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे जो इस प्रकार शब्द होते हैं, बीच में कोई शब्द आता है तो उसको हम बोलते हैं शब्द युग्म। ये तो या किस प्रकार से बन सकते हैं, या तो ये बार बार उसी शब्द को रिपीट कर दीजिए, या तो क्या कर सकते हैं, उसका विलोम शब्द एक तरफ उसका शब्द रहेगा, दूसरा विलोम रहेगा, यानी कि एक तरफ समानार्थी हो सकता है, विपरीतार्थक हो सकता है, सार्थक या निरर्थक शब्द हो सकते हैं। इस प्रकार से हम शब्द युग्म बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ा बनाते हैं।
अब हमें कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उनका हमें क्या करना है, शब्द युग्म बनाना है। पहला शब्द हमारा है वेश। वेश का शब्द युग्म अगर बनाएंगे तो वेशभूषा, पढ़ते होंगे वेशभूषा कैसा उसका है। इसी प्रकार से अगर दूसरा देखते हैं हंसते, तो हंसते हंसते हम देखते होंगे बीच में आता होगा, कई बार देखे होंगे हंसते हंसते, इसके बीच में योजक चिन्ह लगना ज़रूरी होता है। स्वाद, स्वाद स्वाद। शहरी, शहरी गवई, शहरी और गवई, शहर का मतलब शहर, गवई का मतलब गाँव वाला। अपना, अपना पराया। इसी प्रकार से नई, नई नई, आप देखेंगे नई नई गाड़ी आई है, नई नई कुछ भी मोबाइल लिया है मैंने, नई नई साइकिल ली है। खान, खान का क्या हो जाएगा, खाने वाला, खान पान। आप देखते होंगे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, युग्म बन रहा है। लाल, लाल पीला। इसी प्रकार घर घर, ये सब क्या है हमारे शब्द युग्म है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। और ये आपका लास्ट चैप्टर था आपके हिंदी मंजरी पाठ्य पुस्तक का कक्षा 8 का पूरा का पूरा, इस 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 22 तक का आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। संदर्भ सहित सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। आपका संदर्भ सहित व्याख्या जो भी है, पद्यांश है, गद्यांश है, संस्मरण है, निबंध है, जो भी कुछ आया है सबका आपको यहाँ पे, कहानी कविताएँ जो भी आई सब कुछ, सभी प्रश्न, सभी चैप्टर का प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सर्वोदय गुरुकुल नाम से चैनल है, आप सर्वोदय गुरुकुल सर्च करेंगे या हिंदी मंजरी बाई राजन सर, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल का नाम पता चल जाएगा। और वहाँ से सर्च करने के बाद आपको पूरा 1 से लेकर के 22 चैप्टर का पूरा सिलेबस मिलेगा। टोटल सभी प्रश्न कराए गए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी यहाँ पे कराए गए हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न बोले गए हैं आपको नोट करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगली कड़ी में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर पहला हम पढ़ेंगे। वहाँ से फिर उसके बाद मैथ का भी स्टार्ट करेंगे। मैथ का भी मैं कोशिश करूँगा कल, यानी 4 तारीख है, तो 4 तारीख को आप सभी लोग का जो साइंस का बुक है, साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, वो पहला कंप्लीट हो जाएगा। कल शाम तक चैनल पर अपलोड हो जाएगा, आप देख सकेंगे कल शाम को, या उससे पहले भी हो सकता है, अगर टाइम होगा तो उससे पहले भी कर देंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है।